हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सैटरडे आपको 2 वीडियो मिलेंगी। पहली वीडियो में हमने वसंत का पाठ 8 किया है और दूसरी वीडियो में आज मैं आपको व्याकरण शुरू करवा रही हूँ, क्योंकि हमने वसंत के काफ़ी पाठ कर लिए हैं। 8 चैप्टर हमारे वसंत के पूरे हो गए हैं और अब कुछ टाइम तक मैं आपको व्याकरण के 1-2 चैप्टर्स कराऊंगी, क्योंकि हमने व्याकरण बहुत कम किए। व्याकरण के हमने 3 टॉपिक किए हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को स्टार्टिंग में वीडियोस नहीं मिली हैं या पीडीएफ नहीं मिला, वो अरेंज करें। वीडियो तो शायद अब नहीं भी मिलेगी, मेरे पास भी नहीं होगी, पर आप पीडीएफ वगैरह अरेंज कर सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये तीनों पहले आपकी कॉपी में फर्स्ट में पहले ये होने चाहिए व्याकरण के। उसके बाद आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 1 शुरू करवा रही हूँ। पाठ 1 हमारे लिए कुछ नया पाठ नहीं है, क्योंकि आप 6th में, 7th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में पढ़ चुके हो भाषा के विषय में। ठीक है, तो हमारा पहला पाठ है भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा साहित्य। पाठ का नाम है भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा साहित्य। हम इन सब के विषय में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली क्या है, व्याकरण क्या है तथा साहित्य क्या है। भाषा क्या होती है? देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सभी को पता है कि मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है। भाषा का अंतर है। मनुष्य को ईश्वर ने वाणी दी है और इस वाणी के द्वारा वो अपने भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने सूचनाओं को एक दूसरे को बता सकता है, इनका आदान प्रदान कर सकता है। मतलब एक मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर किसी को बता भी सकता है और दूसरे के विचारों को सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। इसीलिए यही अंतर करता है मनुष्य में और पशु में। मनुष्य को ईश्वर ने वाणी दी है, तो मनुष्य अपने भावों का जो है वो उजागर करना, अपने भावों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वो किसके द्वारा करेगा? भाई कुछ तो उसे चाहिए, तो वो भाषा के द्वारा करेगा। कि ऐसी कोई भाषा वो प्रयोग करेगा जिससे कि वो अपने मन के भावों को और विचारों के भावों को एक दूसरे को बता सके। तो अगर हमारे सामने पहला प्रश्न उठता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सार्थक ध्वनियाँ, मैंने कहा सार्थक ध्वनियाँ। सार्थक ध्वनि मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, यानी ऐसी ध्वनि जिनका कोई अर्थ हो, उनको जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और फिर उनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी। मानव के मुख से उच्चरित ध्वनि संकेत व्यवस्था में बंधे होते हैं। देखो, मनुष्य जो बोल नहीं सकते, विचारों का आदान प्रदान तो वो भी करते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सिर्फ बोलकर ही अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है, नहीं। जो बोल नहीं सकते, जो मूक प्राणी होते हैं, वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को तो वो भी एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। तो इसी के आधार पर भाषा के फिर कुछ रूप भी किए गए। और पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22। हमारे भारत में संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हम हिंदी भाषा बोलते तो हम ये नहीं कह सकते भाषा हिंदी भाषा है, नहीं। हिंदी भाषा है, पर उसके अलावा और भी बहुत सी भाषाएं हैं। तो जिस आधार पर संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। राजभाषा वो होती है जिसमें हम राज्य का कार्य वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे आएगा ये टॉपिक राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, तो मैं आपको समझाऊंगी। तो भाषा सबको समझ में आए क्या होती है? सार्थक ध्वनियों का ऐसा समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या दूसरे के विचारों और भावों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं?
तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के वैसे तो 2 ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन इसके अलावा एक भाषा का सांकेतिक रूप भी है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो मूक प्राणी है, जो मनुष्य है, जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे हैं, तो क्या वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते? तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान किससे करते हैं? संकेतों से। और छोटा बच्चा जो होता है वो भी अपने संकेतों से, अपने इशारों से ही अपनी भाषा को जाहिर करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो भाषा के इस आधार पर 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मनुष्य केवल मुख से बोलता है। अब जिस तरह से मैं हूँ, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक भाषा का। तो भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला, सुनने वाला उन्हें सुनकर समझता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा वक्ता, बोलने वाला, बोलकर अपने विचारों को स्पष्ट करता है और श्रोता यानी सुनने वाला उनको सुनकर उन विचारों का अर्थ ग्रहण करता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप वह होता है, लिखित का अर्थ हो गया लिखना, तो भाषा का लिखित रूप वह रूप है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर, वर्णों को लिखकर, शब्दों को लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और समझने वाला व्यक्ति उनको पढ़कर उनके विचारों को समझता है। मौखिक भाषा जो बोलकर वो समझता है और बोलकर समझाता है। लिखित भाषा, भाषा का लिखित रूप जिसमें वो व्यवस्थित वर्णों को, सार्थक वर्णों के एक समूह को लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और समझने वाला उन्हें सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करता है, उन्हें पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करता है। एक मैंने लिया था नाम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा, अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे को प्रकट करता है। और ज़रूरी नहीं कि संकेतों के माध्यम से केवल वही अपनी भाषा को प्रकट करे जिसे जो बोल नहीं सकते, नहीं, कभी कभी हम भी केवल इशारों से ही अपनी बात को प्रकट, अपने भावों को प्रकट कर देते हैं। मान लो कि क्रोध आ रहा है, क्रोध में कभी होता है कि कोई बोल नहीं रहा, केवल आँखों के हाव भाव से, इशारों से ही जता देता है अपने भावों को कि उसे क्रोध आ रहा है, या कोई किसी को चेतावनी देना चाहता है तो अपने हाथों के इशारों से ही वो क्या करता है, अपने भावों को समझा देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस आधार पर हमारी भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हमने मौखिक भाषा पढ़ी, लिखित भाषा मैंने आपको समझा दी और सांकेतिक भाषा, तीनों की व्याख्या समझा दी। लिखित भाषा में भी भाषा के कुछ रूप आते हैं। लिखित भाषा में भी भाषा के रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है मातृभाषा, एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राजभाषा और एक होता है मानक भाषा। मातृभाषा, मातृ मतलब माँ, मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा। मनुष्य अपने जन्म से जुड़ी हुई जिस भाषा को सुनता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। अर्थात सीधे अर्थों में मैं समझाऊं तो एक बालक सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, सबसे पहले वो जिस भाषा को सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सबकी मातृभाषा हिंदी होती है, नहीं। एक गुजराती परिवार के बालक की मातृभाषा गुजराती होगी, एक पंजाबी भाषी परिवार के बालक की भाषा, मातृभाषा पंजाबी होगी, बंगाली परिवार की बंगाली होगी। लेकिन अगर उस बच्चे ने सबसे पहले, बेशक वो बंगाली परिवार से संबंध रखता है, ठीक है, परंतु उसने सबसे पहले सुना किसी और भाषा को है, सबसे पहले उसने सुना किसी और भाषा को है और वो सबसे पहले बोला कोई और भाषा है, तो उसके लिए वही उसकी मातृभाषा होगी। अगर उसके परिवार में बंगाली परिवार है पर उसके परिवार में सभी हिंदी बोलते हैं और उसने बचपन से हिंदी बोलना सीखा है, उसे हिंदी आती है, बंगाली भाषा उसे नहीं आती, तो हिंदी भाषा ही उसकी मातृभाषा होगी, ना कि बंगाली भाषा। क्योंकि माँ की भाषा, माँ ने जो बच्चे को सबसे पहले सिखाई, जो बच्चे ने सबसे पहले बोलने सीखी, वही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। ठीक है,
मातृभाषा समझ में आई सबको। राष्ट्रभाषा, किसी भी देश के ज़्यादातर निवासी जिस भाषा को बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, पर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादातर राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। हिंदी को पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु कुछ दक्षिणी पश्चिमी देशों के राज्यों के विरोध के कारण हिंदी को फिर राजभाषा का दर्जा दे दिया गया राष्ट्रभाषा से हटाकर, क्योंकि ज़्यादातर राज्य ऐसे भी थे जहाँ हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता, तो उनका कहना था कि हमारे ऊपर हिंदी भाषा को क्यों थोपा जाए, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के दर्जे से हटाकर राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब है राजभाषा। तो किसी भी देश का सरकारी काम जिस भाषा में के लिए स्वीकृत होता है वो राजभाषा कहलाती है। यानी किसी भी देश का जो कामकाज होता है, जो सरकारी कार्यालयों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। जैसे हमारे यहाँ पर अभी हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हम अपने जितने भी सरकारी कामकाज हैं उसमें कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि वो अपना फॉर्म इंग्लिश में ही भर कर लाएगा, अंग्रेजी में उसे फॉर्म फिल करना है। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी सरकारी कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें दोनों भाषाओं में आपको फॉर्म अवेलेबल होता है, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। तो वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक है हमारे पास मानक भाषा। तो हिंदी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों और कार्य क्षेत्रों में होने लगा है। इस व्यापकता के कारण और अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं। अतः इनमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों और सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में से किसी एक को मानक घोषित कर दिया जाता है। देखो, मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वह भाषा होती है जो विद्वानों द्वारा, जो प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कि आए दिन हिंदी में परिवर्तन होते रहते हैं, शोध परिवर्तन चलता रहता है, शोध कार्य चलता रहता है, तो शब्दों में, वर्णों में बदलाव आता रहता है। फिर विद्वानों द्वारा और सरकार के द्वारा जो शब्द प्रचलित कर दिए जाते हैं, जो मान्यता दे दी जाती है, वो मानक भाषा कहलाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बदलाव आता रहता है। हिंदी, सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हिंदी ही लेती हूँ कि पहले हम हिंदी लिखते थे ह आधा न छोटी की मात्रा और द पे बड़ी की मात्रा, हिंदी। परंतु अब हमारी हिंदी में से वो आधा न जो हम लगाते थे वो हटकर ऊपर अंग की बिंदी चली गई है। तो इस तरह के कई शब्दों में परिवर्तन किया गया है। शोध परिवर्तन होता है, ये कि सुधार करा जाता है। तो ये जो मानक भाषा होती है, ये वो होती है जो विद्वानों द्वारा और सरकार द्वारा के प्रयास से इसमें परिवर्तन लाया जाता है और इसे मान्यता दी जाती है। वो मानक भाषा कहलाती है, जो समय समय पर शब्दावली में परिवर्तन लाती रहती है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूप हमने पढ़े, भाषा की परिभाषा पढ़ी। भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। फिर लिखित भाषा के रूप हमने पढ़े हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग जिसका सहारा लेकर भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है, वो भाषा के अंग कहलाते हैं। यानी कि भाषा जिनके सहारे आगे बढ़ रही है, जिनके सहारे वो चल रही है, वो क्या कहलाएंगे? भाषा के अंग कहलाएंगे। अब भाषा के अंग में सबसे पहला अंग कौन सा है? भाई, आपके शरीर में भी अंग हैं जिनके सहारे आप आगे बढ़ते हो। हाथ की जगह हाथ चाहिए, पैर की जगह पैर चाहिए ना। तो ऐसे ही भाषा के भी अंग होंगे जिनके द्वारा वो आगे बढ़ेगी शुरुआत से। तो भाषा का सबसे पहला अंग होता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी जो है वो है ध्वनि। तो मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वर स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। आपके मुख से जो भी स्वर आप निकाल रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा ध्वनि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग है ये भाषा का। वर्ण, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। यानी आपने अ बोला, अ, ठीक है, अ में से जो ध्वनि निकली वो तो होगी ध्वनि। अब अ जो आपने लिखा, अ, वो हो गया आपका वर्ण।
तो वो छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अ है, अ को आप और तरीके से नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसमें एक ही मिला हुआ है, तो उसको आप नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। शब्द, वर्णों को मिलाकर क्या बनता है फिर? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपने पा ले लिया, नी ले लिया, तो दोनों शब्दों को मिलाकर हम, दोनों वर्णों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? पानी। एक एक वर्ण लिया, श, र, ब, त, वर्णों को लिया और वर्णों को जोड़कर क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया। आगे है पद। ये जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये कहलाते हैं पद। देखो, राम एक शब्द है, कल एक शब्द है, विद्यालय अलग शब्द है, ठीक है, ये है शब्द। और अगर इन शब्दों से को वाक्य में प्रयुक्त किया जाए कि राम कल विद्यालय जाएगा, तो ये एक एक शब्द जो बीच में आ रहे हैं ये पद कहलाएंगे। शब्द और पद में अंतर केवल यही है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं लेकिन पद वाक्य में मिलते हैं। यानी कि जो शब्द हैं, खाली एक अकेला शब्द है वो आपको डिक्शनरी में, शब्दकोश में मिल जाएगा, लेकिन जो पद है वो वाक्य में जो प्रयुक्त हो गया वही पद कहलाएगा। आगे हमारा वाक्य। वाक्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आपने ध्वनि देखी, वर्ण देखा, क्या वर्णों के द्वारा आप अपनी भाषा को किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों को? नहीं। फिर हमने वर्णों से शब्द बनाया, तो क्या हम शब्दों के द्वारा अपनी विचारों को किसी तक पहुंचा सकते हैं? नहीं। शब्दों को हमने प्रयोग किया, एक शब्दों को इकट्ठा कर कर जोड़ जोड़ कर लिख दिया तो पद बन गया, और इन्हीं पदों से फिर हमने क्या बनाया? एक सार्थक वाक्य, जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है? देखो, हमने भाषा तो पढ़ लिया कि भाषा अपने विचारों को, भावों को आदान प्रदान करने का साधन है, पर उस भाषा को लिखने के लिए भी तो कुछ निश्चित होना चाहिए ना कि भाषा लिखनी कैसे हमें। ठीक है, तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है, मौखिक ध्वनियाँ जो हम अपने मुख से बोल रहे हैं, जैसे अ बोला हमने, क बोला, ब बोला, स बोला, ये हम मौखिक ध्वनियाँ बोल रहे हैं। इनको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सभी को पता होगा कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बेटा, आप देख रहे होंगे इसमें पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच जो हमारे पीछे अभ्यास में प्रश्न आएंगे, मैंने उन प्रश्नों के उत्तर जहाँ जहाँ जो है वो लिख रखे हैं, जैसे उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। तो जब आपके पास PDF आएगा, मैं पूरे चैप्टर का PDF आपको भेजूँगी। ठीक है, अभ्यास के जो प्रश्न हैं, अभ्यास का जो कार्य है वो आप पाठ की सहायता से करेंगे। ध्यान से सुने, मैं पूरे पाठ का एक एक पेज का PDF आपके पास भेजूँगी। आप चैप्टर को खुद से भी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके पीछे की बुक की एक्सरसाइज फिल करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास बुक तो है नहीं फिल करने के लिए। तो पीछे बुक में जो भी एक्सरसाइज है, वो MCQs हैं, फिलअप हैं, ट्रू फॉल्स हैं और प्रश्न उत्तर हैं, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और प्रश्नों के उत्तर मैंने सब जगह मार्क किए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो हर जगह आपको उत्तर नंबर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लिपि हमने पढ़ी। अब आगे हमारे पास बोली। बोली क्या होती है? तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। देखो, भाषा तो हो गया बड़ा क्षेत्र जो पूरे देश में बोली जाती है, वो तो भाषा हो गई, पूरे राज्य में बोली जाती है, बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, जैसे हिंदी। अब हिंदी में भी, हिंदी भाषा हम बोलते हैं, हिंदी में भी कुछ अलग अलग गाँवों में, अलग अलग थोड़े थोड़े एरिया के डिस्टेंस पर, थोड़े थोड़े गैप में, क्षेत्र में अलग अलग भाषा थोड़ी बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। यानी कि भाषा का, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जब बोली का विकास होता है तो वह लिपिबद्ध होने लगती है। यदि उसमें साहित्य रचना भी होने लगे तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली एक बोली है। देखो, बोली वो होती है जो एक क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जो गांव में या आपके जो
एक क्षेत्र निश्चित कर लिया कि इधर अलग अलग जो बोलियाँ बोली जाती हैं कि जैसे मराठी बोल दी, सॉरी मराठी तो भाषा हो गई, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी में भी कई सारी तरह की बोलियाँ होती हैं, जैसे हरियाणा की थोड़ी अलग बोली हो जाती है, राजस्थान की अलग हो जाती है, तो ये कौन सी हो जाती है हमारी बोली। अगर इन बोलियों का लिखित रूप दे दिया जाए और इसमें साहित्य रचना कर दी जाए तो फिर ये क्या बन जाती है, एक भाषा बन जाती है। अगर बोली को एक निश्चित लिपिबद्ध कर दिया जाए और उसे एक निश्चित रूप दे दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, एक भाषा बन जाती है। आगे हमारे पास व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान और भाषा व्यवहार के नियम बताता है। देखो व्याकरण क्या है? व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के सही प्रयोग के बारे में बताता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान और भाषा के व्यवहार के बारे में जानकारी देता है। यानी आपको व्याकरण के नियमों से ही पता चलता है, हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार ही हमें पता चलता है कि कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और किस तरह हमें शब्द को बोलना है। तो वो भाषा का ज्ञान, हमें शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। फिर व्याकरण के भी कुछ अंग हैं, ठीक है, व्याकरण के भी कुछ अंग होते हैं जिसके द्वारा हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला होता है इसका वर्ण विचार। इस विभाग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग और संधि के विषय में जानकारी दी जाती है। वर्ण विचार यानी वर्ण बना, वर्णों पर विचार किया जाएगा कि वर्ण बना कहाँ से, बनावट कैसे हुई उसकी, उसके भेद कितने हैं, उसका उच्चारण का स्थान कौन सा है। यानी कि देखो वर्ण बना अ, तो अ की बनावट देखी जाएगी कि अ स्वर है, ठीक है, उसके वर्णों के भेद देखे जाएंगे कि वो स्वर हैं या व्यंजन हैं, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान यानी अ जो बोला गया, क जो बोला गया, ये मुख के किस भाग से बोले गए हैं, किस भाग से इनका उच्चारण हुआ है, तो ये वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं। फिर उनका प्रयोग हमें कैसे करना होता है, इनको वर्णों को अलग अलग कैसे कर, अलग अलग वर्ण है तो इनकी संधि कैसे करते हैं, यानी इनको जोड़ते कैसे हैं फिर एक साथ। तो ये सारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं व्याकरण के किससे? वर्ण विचार से। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार वो इस विभाग में शब्द की रचना, यानी वर्णों से क्या बने? शब्द। तो शब्द की रचना कैसे हुई, शब्दों के भेद कौन से हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, ये शब्द विचार में पढ़ते हैं। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो उसमें पढ़ेंगे हम इसमें पद रचना की, पदों की रचना कैसे हुई, पद के भेद, पद परिचय, यानी कि एक पद जो आया, मान लो राम एक पद आ गया, राम ईमानदार है, तो इसमें राम अलग पद है, ईमानदार अलग शब्द है, ये वाक्य में प्रयोग होकर पद बन गए। इस एक एक पद का परिचय देना कि राम क्या है, ईमानदार शब्द क्या है, वो पद परिचय में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे हमारे पास वाक्य विचार। तो वाक्य है, इसमें हम पढ़ते हैं वाक्य और उसके अंग कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर वाक्यों की बनावट कैसे है, वाक्यों के भेद, उनकी शुद्धता, विराम चिन्ह, ये सारा ज्ञान हमें किस में मिलता है? वाक्य विचार में। तो व्याकरण का प्रयोग हम किस किस आधार पर करते हैं, व्याकरण के द्वारा हम क्या क्या समझते हैं, ये हमें व्याकरण के अंगों से पता चलता है। आगे हमारे पास साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य का शाब्दिक अर्थ है एक साथ होना, रहना, मिलना। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्यतः साहित्य सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती हैं और समाज की मंगल कामना करती हैं। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, यानी कि समाज कैसा है इसकी रचना साहित्य में मिल जाती है, ठीक है। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। साहित्य एक ऐसी संचित, मतलब एक ऐसी इकट्ठी की हुई ज्ञान की राशि है, ज्ञान की पूंजी है जो मनुष्य को उसके जीवन से संबंधित सत्यों का ज्ञान कराती है। हम साहित्य पढ़ते हैं, हम जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं वो सब क्या हैं? साहित्य हैं, और इनके द्वारा हमें क्या मिला? बहुत सा ज्ञान मिला, मनुष्य के जीवन की सच्चाई का पता चला हमें, ठीक है। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का विकास एक राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है।
दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि प्रदेशों में इसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में भी होता है। ये जिन राज्यों के नाम मैंने आपके सामने लिए, यहाँ पर हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम मातृभाषा के रूप में उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ 1 पढ़ा आज, जिसमें हमने भाषा किसे कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान, भावों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के अंग पढ़े हमने, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करती है। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा के भी मैंने आपको अंग करवाए थे, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा। सांकेतिक भाषा जो संकेतों के द्वारा हम अपने जिन भावों को प्रकट करते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। फिर मैंने आपको समझाया लिपि। लिपि वो वर्ण चिन्ह हैं जो निश्चित चिन्ह हैं जिनके माध्यम से हम भाषा को लिखित रूप देते हैं। निश्चित किए गए वे चिन्ह जिनके द्वारा भाषा को लिखा जाता है लिपि कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बोली पढ़ा। बोली भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण पढ़ा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है, व्याकरण से होता है। साहित्य पढ़ा कि साहित्य हमारे मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य का प्राण है। साहित्य के द्वारा ही मनुष्य को नए समाज का पता चलता है, समाज का ज्ञान होता है। अब आपके पास पाठ की एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा सुन के सुना करो। फिर आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं कि मैम अभ्यास कार्य करना है नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने वीडियो के बीच में भी रिपीट किया है और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अभ्यास कार्य सारा आपको अपनी कॉपी में करना है। MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और प्रश्न उत्तर जो इस पाठ में है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, रिक्त स्थान की पूर्ति है, सही गलत हैं, उचित मिलान है और प्रश्न उत्तर हैं। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्नों के उत्तर मैंने मार्क किए हुए हैं। 6 प्रश्न हैं हमारे इस पाठ में और 6 प्रश्नों के उत्तर मैंने पीछे मार्क किए हैं। हर उत्तर के ऊपर लिखा मिलेगा आपको उत्तर 1, उत्तर 2। ठीक है, एक प्रश्न आया है इसमें कि भाषा विभिन्न कुछ भाषाओं के नाम लिखने हैं, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं 5 बोलियों के नाम लिखो। तो ये बोलियों के नाम आप चैप्टर से देखकर खुद लिखेंगे। तो सबको समझ आया कि 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर, बुक की एक्सरसाइज, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। और बुक की एक्सरसाइज मैं आपको मार्क करके PDF में सेंड करूँगी ताकि आपको फिर भरने में दिक्कत नहीं आएगी, करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भाषा का क्या अर्थ है? विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों होगा, विचारों का भी आदान प्रदान करती है और भावों का भी आदान प्रदान करती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं। बालक का सर्वप्रथम परिचय किस भाषा से होता है? मातृभाषा से। राष्ट्रीय भाषा के निर्धारण का क्या आधार है? राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण जो किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? भाषा का विस्तार क्षेत्र, भाषा की गुणवत्ता, भाषा की मधुरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पहला, भाषा का विस्तार क्षेत्र। जितने विस्तृत क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है उसी आधार पर उसका राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ठीक है, मानक भाषा से क्या अभिप्राय है? मानक भाषा शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। बेटा इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा है, शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा है, सरकारी भाषा आयोगों द्वारा स्वीकृत भाषा है और उपयुक्त सभी। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। ध्वनियों के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को क्या कहते हैं? साहित्य।
ठीक है। आगे है रिक्त स्थान। सार्थक शब्दों के समूह को डैश कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को डैश कहते हैं। भाषा या वाक्य? वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। लिखित। किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा डैश कहलाती है। बोली। भारतीय संविधान द्वारा डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भारत संघ की डैश व डैश है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा और मातृभाषा दोनों हैं। ठीक है। सही और गलत पर निशान लगाना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। सही है गलत है? सही है। दूसरा है सामान्यतः हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। गलत है, क्योंकि हम भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं, मौखिक का भी और लिखित का भी। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। सही है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। कुछ बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए हुआ है, इसलिए उन्हें उपभाषा कहते हैं। सही है ये भी। भाषा की शुद्धता और एकरूपता को व्याकरण बनाए रखती है, ये भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद मिलान है, ये आपको इनकी उससे मिलाने हैं, लिपियों से। मराठी की लिपि, फारसी की, अंग्रेज़ी की, पंजाबी की और रूसी की, या भाषाओं के मिलान करेंगे, लिपियों के मिलान करने हैं। तो आज हमने पाठ 1 व्याकरण का किया। पाठ के प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य सारा आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।